मुबारक हो मुस्लिम लीग नवाज को कि आज सुबह मरियम नवाज शरीफ जो है 4 बजे की फ़्लाइट से लंदन रवाना हो गई कि जलसे करने हैं पाकिस्तान में, हुकूमत करनी है पाकिस्तान में, फैसले करने हैं बरतानिया में। मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की कुछ खुफिया लोगों से और वहाँ पे शहबाज शरीफ को सामने बिठा के पूछा गया कि भाईजान की तबीयत ठीक है ना। और अंदर ये दोनों बहन भाइयों की जंग जो है ये बहुत ऊपर पहुँच गई है। नवाज शरीफ ने तो ये पैगाम दे दिया कि यही मेरा बयानी है और मैंने इसके साथ ही आना कि मियाँ साहब तो बाज नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मुबारक हो मुस्लिम लीग नवाज को, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो आपको। जितनी आप मिठाइयाँ इस वक्त बांट सकते हैं बांट दें। और वो ये है कि आज सुबह मरियम नवाज शरीफ जो है 4 बजे की फ़्लाइट से लंदन रवाना हो गई है। कितनी खुशी की बात है कि जलसे करने हैं पाकिस्तान में, हुकूमत करनी है पाकिस्तान में, फैसले करने हैं बरतानिया में। कौन कहता है हम 1947 में आज़ाद हो गए थे? ये आज़ादी थी। और बरतानिया वाले भी अब कहते होंगे यार अगर तुमने सारे फैसले यहीं पे आगे करने थे तो तुमने हमें क्यों बाहर निकाला, हमारे वोट को इज्जत क्यों नहीं दी तुमने। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब भी चले गए हैं वहाँ पे। पहले सिर्फ नवाज शरीफ वहाँ पे थे और ये लोग यहाँ पे थे, लेकिन अब सारे चले गए हैं। शहबाज शरीफ को तो बहुकम बुलाया गया मियाँ साहब ने। पहले उनकी एक दो मुलाकातें हुई हैं शहबाज शरीफ की, एक दिन के लिए आए हैं पाकिस्तान, 2 मुलाकातें हुई हैं। एक तो उनकी हुई है अपनी लीगल टीम से जो मियाँ नवाज शरीफ के लिए लुक आफ्टर कर रही है, सब कुछ देख रही है। दूसरी उसी में हुई उनकी वो अपना मलका से, मलका आप समझ गए कौन। और मलका ने काफ़ी उनको खरी खरी सुनाई कि मेरे बाप ये तो मेरा बाप हो, तुम क्या तुम क्या तुम क्या नहीं। बड़ी सख्त अंदर की खबर है ये। उसके बाद क्या होता है कि एक और लेकिन वो लाहौर में नहीं हुई, वो इस्लामाबाद में नहीं हुई, लाहौर से दूर मुज़ाफ़ात में कोई 40 मिनट की ड्राइव पे हुई है वो मुलाकात। और वहाँ पे शहबाज शरीफ को सामने बिठा के पूछा गया कि भाईजान की तबीयत ठीक है ना। उनका ठीक है। भाईजान हर तरह से खुश है ना, उनका खुश है। तो भाईजान को आप कहो कि होश करें। ये जो रोज़ का उन्होंने बयानिया बनाने की शुरू किया ना कि 2 जर्नैल और 4 जज और ये इन सबको फाइल लगाना है, आर्टिकल 6 में इनको करना है, इनको ट्रायल करना है, ये वो, तो ये उनको बताओ ये गलत फहमी है उनकी। वरना भाईजान का अपना बयानिया बनेगा फिर कोई और। ये सीधी सीधी बात है। तो शहबाज शरीफ ने उसके बाद रानी महारानी से मुलाकात की और रानी पहले चढ़ गई। उस वक्त फ़ोन किया भाई साहब को, भाई साहब ने कहा छोड़ो फ़ोन पे बातें, तुम इधर आ जाओ। उनके फ़ोन तो अब किसका किस वक्त लीक हो जाए किसी को पता ही नहीं है। तो अब तो हर आदमी केयरफुल हो गया फ़ोन पे बात करते हुए। तो मियाँ साहब कैसे कर लें अपने भाई से इतनी बड़ी बात में फ़ोन पे बात, तो उनको साथ बुला लिया। लेकिन साथ में रानी बेगम भी गई हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कानों में जो बात करनी है कि असल में क्या है और क्या नहीं है। तो अब बरास्ता कतर गए हैं ये लोग। कतर बड़ा पसंद है, तो पहले कतर जाएंगे, दोहा, वहाँ से ये जुमेरात की शब लंदन पहुँचेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। अहम पैगाम है और शहबाज शरीफ के पास। नवाज शरीफ कहने को तो मुशावरत करनी है लेकिन अगर हुक्मनामा देना है उनको। अब जुमे के रोज़ इनकी मुलाकात मुतवक्की है, लेकिन रानी की पहले हो जाएगी मुलाकात उनसे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ को ये ज़रूरत क्यों पेश आई। देखा ना, मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए, 2 मीटिंग्स की, तीसरी में उनको सिर्फ पता चला कि जो उनको रानी ने बताया, और दूसरी मीटिंग का हाल हवाल उन्होंने मियाँ साहब को बताया। मियाँ साहब ने कहा नहीं ये डिस्कस करना तुम मेरे पास है, और साथ ही अपना जो है वो रानी बेगम को भी पहले बुला लिया। अब नवाज शरीफ ने जब अचानक नून लीग के इजलास में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक तकरीर की तो काफ़ी लोगों के कान खड़े हो गए कि यार ये ठीक नहीं हुआ, अभी तक बाज नहीं आया, गुजरांवाला के बाद दोबारा शुरू हो गया। नवाज शरीफ ने तो ये पैगाम दे दिया कि यही मेरा बयानी है और मैंने इसके साथ ही आना। और यहाँ पे सारों को कह दिया, वो राना सनाउल्लाह को, एहसन इकबाल को, हर एक को, कि भाई तुमने इसको अब पकाओ, इस एंड को पकाओ अब इसको अच्छी तरह, और यही हमारा बयानिया है। लेकिन लगता है कि आगे के लोग कुछ और सोच रहे हैं। तो अब जो डील और ढील की बातें कर रहे थे वो दोनों बातें बीच में कहीं लटक गई हैं। तो फिलहाल तो ना डील हो रही है ना कोई ढील हो रही है, क्योंकि कुछ बातों पे बड़ी क्लैरिटी है। अब नवाज शरीफ को यह पैगाम दिया जा रहा है कि मट्टी पाओ यार, कुछ चीज़ों पे आगे निकलो, ज़िंदगी में आगे बड़े मसाइल हैं, इस मुल्क को बड़े मसाइल हैं,
लोगों को बड़े मसाइल हैं। तुम तो बाहर बैठे हुए हो ठंडी हवाओं में, मफलर पहन लेते हो, ऊपर जैकेट ले लेते हो, मैचिंग शूज़ पहन लेते हो, कॉफ़ी पीते हो, मर्ज़ी का जूस पीते हो, लेकिन छोड़ दो ज़रा यहाँ पे। जनरल बाजवा को क्या तुमने अरेस्ट करवाना, और जनरल फैज़ को क्या तुमने अरेस्ट करवाना, और ये 4 जजेस का तुम नाम लेके अब कह रहे हो एजाजुल एहसन, अब वो सीनियर जज बन गए सुप्रीम कोर्ट के, ये पैनामा केस में थे, वो थे, तो अब उनको भी ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज हटाना है, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी है। अभी उस बच्चे की तरह होता है जिसके सामने टॉफियां पड़ी होती हैं और वो कहता है मैंने खानी है, एक भी उसका को भाई या बहन ले ले टॉफी अगर आके, तो वो रोना शुरू कर देता है और शित्र बेमुहार की तरह वो जो है वो जमीन पे लेट जाता है, टांगे मारता है, ये कहता ना 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 ना। मियाँ साहब इस वक्त टॉफियों के ढेर के आगे बैठे हैं और वो नहीं समझते कि उनके अलावा किसी को हक भी है उन टॉफियों की तरफ देखने का, चाहे उनको खुद बदहज़मी हो जाए, चाहे उनको उससे अल्सर हो जाए, चाहे उनके उससे अपना जो है ना दिल की शरियानें बंद हो जाए, खानी उन्होंने खुद है सब कुछ। वो बहरहाल अब लगता ही है कि पहले तो हमेशा मियाँ साहब आते थे हुकूमत में, 6 महीने के बाद इस्टेब्लिशमेंट से हालात अपने ख़राब करते थे। अब ये लग रहा है कि मियाँ साहब आने से और इलेक्शन से 6 महीने पहले अपने और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़राब करके बैठ जाएंगे कि मियाँ साहब तो बाज नहीं आ रहे, और शहबाज शरीफ उनको समझा सकते हैं, कन्विंस नहीं कर सकते। कन्विंस उनको जिसने करना है वो भी साथ साथ गई है, आपको पता ही है। बहरहाल अब वो कहते हैं कि यही है मेरी शराइत, तो बल्कि वो नई शर्त भी मैंने आपको बता दी कि एजाजुल एहसन वाली, कि एज अ सिटिंग जज उनको हटा दो और उसके बाद उन पे आर्टिकल 6 भी खोल दो, गद्दारी भी खोल दो, ये कर दो, वो कर दो, ब्ला 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 ब्ला। अब एक जंग तो अंदर हो रही है और एक जंग बाहर हो रही है। बाहर वाली जंग का तो आपको पता है कि जो हो रही है कि जो मियाँ साहब किस किस किस्म की शराइत रख रहे हैं और सख्तियाँ कर रहे हैं आपके, उनको अब ये लग रहा है कि वो अगले वज़ीर आज़म है। लेकिन एक अंदर की जंग हो रही है और अंदर ये दोनों बहन भाइयों की जंग जो है ये बहुत ऊपर पहुंच गई है, जिसमें हमजा शहबाज और रानी बेगम की जो जंग है। अभी थोड़े दिन पहले 180H जो मॉल टाउन का इनका, वहाँ पे इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून का, तो मरियम बीबी आई, लोगों ने खड़े होकर उनको इस्तकबाल किया, रिस्पेक्ट दी, और थोड़ी देर के बाद हमजा शहबाज साहब आए, तो जनाब बड़ा धमाकेदार किस्म की तालियां और भंगड़े और ये और वो और सारा कुछ शुरू हो गया। तो रानी जी देखती रही कि अच्छा ये इसलिए हुआ है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा फिर फ्लैटीज में वर्कर्स कन्वेंशन था, फ्लैटीज होटल लाहौर में, तो वहाँ पे दोनों एक साथ, उन्होंने कहा मेरे साथ चलोगे, आगे पीछे नहीं आना। वो उनके साथ अपने लेके गई, तो नारे लगना शुरू हो गए और सारे नारे के जी हमजादे नारे वजन ही वजन और ये वो, और वो रानी बेगम साथ खड़ी थी। सो उनका रंग सुर्ख हो गया गुस्से में, उनको बहुत गुस्सा आया और उस पूरे वर्कर्स कन्वेंशन में उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी वहाँ पे, क्योंकि उनके ख्याल में हमजा के नारे ज़्यादा पड़ गए थे और उसका इस्तकबाल ज़्यादा अच्छा हो गया। तो अब वो ये अंदर की लड़ाई जो है अब ये बाहर आने वाली है थोड़े दिन। ऊपर से मियाँ नवाज शरीफ ने हुक्म दे दिया, अजीब किस्म का हुक्म है कि इस्तकबाल के लिए हर MNA और MPA जो है वो 5-5 हज़ार लोग लेकर आएगा, उनको पाबंद किया जाएगा। और पंजाब हुकूमत को भी दरख्वास्त की गई है कि जी पंजाब हुकूमत सरकारी एहलकारों के ऊपर पाबंद करे कि वो प्लेन क्लोथ्स में आएंगे और वहाँ पे शामिल होंगे जुलूस में, ताकि लाखों का मजमा लगे। और जो आदमी नहीं लेके आएगा, 5,000 लोग, गिनतियाँ होंगी सारों की, वहाँ पे रोल कॉल होगी जैसे स्कूल में होती है, तो उसको पार्टी टिकट नहीं देगी लड़ने के लिए। मेरे ख्याल है इस टाइम पे जो हालात हैं, मियाँ साहब को किसी ने ये नहीं बताया कि आपकी पार्टी का टिकट अगर किसी को ना मिला वो शुक्र करेगा, क्योंकि एक तो उस इलेक्शन में कोटक पड़नी है और दूसरा इस इलेक्शन में खामखा के पैसे लग जाने हैं। वो 5, 10, 15 करोड़ भी उनका खर्च हो जाएगा और उनके मुखालिफ वोट भी बहुत ज़्यादा पड़ना है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। किसी को मैंने कहा अच्छा लगे या बुरा लगे वो एक अलग बात है, लेकिन अब सियासतदानों का तो हिसाब शुरू हो गया ना। नैब के हाथ में एक बटेरा दे दिया उमर अता बंदयाल ने जाते जाते आखिरी दिन, और नैब सारे केसेस खोल कर बैठ गया। तो
अब देखें ना जी, बात यह है कि केस तो फिर नवाज शरीफ का भी है और केस शहबाज शरीफ का भी है। तो अब दोनों भाई जब कल बैठेंगे जुमे के दिन, तो फिर ये भी कहेंगे ना भाईजान उस केस तक की करिए थे अदा की करिए, तो वो बताएंगे कि यार वो तो केस मेरे उत्ते होया होया अदा की करना है, पहले इनू खत्म कराओ। एस्टैब्लिशमेंट को के चेयरमैन नैब से केसेस खत्म करवाए पहले, फिर हम आगे किसी तरह की बात करें। तो अब क्या नवाज शरीफ ये सारी बातें करने के यानी उनके पास इतनी पावर है कि वो ये बात करें? पोजीशन ऑफ पावर से तो इससे बात नहीं हो सकती, पोजीशन ऑफ वीकनेस से हो सकती है। एहतसाब अदालत में आज सारे केसेस का रिकॉर्ड पेश किया जाएगा और एहतसाब अदालत ने क्या किया, अपनी जितना स्टाफ छुट्टियों पे था, ये था, गैर हाजिर था, उन सबको ड्यूटी पे बुला लिया। यानी वो तो ओवर टाइम अब काम करने लगे हैं। अब जितने जजेस उनके डिप्यूटेशन पे दूसरी अदालतों में गए हुए थे उनको भी वापस तलब किया गया है। जज भी खुश हो गए होंगे कि अब इतने अरसे बाद कोई एहतसाब का केस आया है, तो उन पर लॉटरियाँ निकली हैं, नैब वालों की भी लॉटरी और उनकी भी लॉटरी। बहरहाल एक चीज़ काबिल गौर है कि नैब ने तैयारी अपनी की भी थी। यानी लगता ही है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, नैब हरकत में आ गया फौरन। नैब को एग्जैक्टली पता था कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, ये वो, किसका केस कहाँ है, किसका सबूत कहाँ है, उन सारा रिट्रीव करना शुरू कर दिया। चंद दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर नैब ने वो काम कर लिया जो वैसे उनसे 3 महीने में नहीं होना था। इसका मतलब है इनसाइडर से ये कहते हैं कि जी ये नैब को पता था कि ये होने वाला है। अब वो क्यों पता था, वो आप भी गैस करें, मैं भी गैस करता हूँ बैठ के आराम से इसके बाद। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो लाल हवेली याद है शेख रशीद की? तो ये वही लाल हवेली है जहाँ रात के अंधेरे में उसने जमाल का डेरा होता था, शराब और शबाब की महफिलें होती थी, मदा सराओं की भीड़ लगी होती थी, सुर ताल की अपना जो है मौसीकी की महफिलें भी होती थी। फिर वहाँ सियासी शतरंज की बिसात बिछने लगी। शेख रशीद जो हैं वो वहाँ पे आके पंचायती करने लगे सब कुछ। लेकिन अब वो लाल हवेली शेख रशीद से छीन ली गई है, ले ली गई है। लाल हवेली की तारीख मेरे सामने लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या वजह है। कि जेलम के खुशहाल हिंदू खानदान के चश्मो चराग बैरिस्टर धनराज सहगल एक शादी की तकरीब में जब सियालकोट गए तो वहाँ उन्होंने एक बाई को महवरे रक्स देखा। तो धनराज को घुंघरुओं की झनकार इस कदर भाई कि वो दिल दे बैठे वहाँ पे। मोहब्बत की इस कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद है। धनराज बुधा को अपने साथ जो है वो उस गाने वाली को, नाचने वाली को अपने साथ पिंडी ले आए और बोर्ड बाजार में एक शानदार किस्म की हवेली बनाई जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई। आज एवैक्यूएट ट्रस्ट ने सुबह सवेरे एफआई और पुलिस की भारी नफरी भेजकर ऑपरेशन किया और इदारों के मुताबिक शेख रशीद और उनके भाई जो हैं एक्चुअली वो एवैक्यूएट ट्रस्ट की ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हुए। इसलिए इन लोगों को हमेशा हुकूमत में होना होता है, इसलिए इन लोगों को हमेशा वजारत चाहिए कि इनके ऊपर कोई महकमा हाथ ना डाले इनकी गलत कामियों पे, इनके कब्ज़ों के ऊपर। बहरहाल गैर कानूनी तौर पे ये की हुई थी और इतने अरसे से जो केस चल रहा था शेख रशीद उसके लिए कोई भी कागज़ नहीं दे सके कि यह उनकी मिल्कियत है। बहरहाल अब लाल हवेली को सील कर दिया गया और हवेली के बाद सिक्योरिटी भी तैनात है। शेख रशीद तो जेल में है, जेल में उनको खबर पता नहीं मिली है कि नहीं मिली, मिल गई होगी, उनके मुखबिर भी होंगे जेल में। तो शेख रशीद का हाल आपको पता चल गया। वेज इलाही को पता चलेगा वो डर जाएगा क्योंकि गुजरात का नॉर्थ हाउस उसके मुतालिक पता चला कि वो भी कब्जे की ज़मीन पे है और मोनस इलाही का जो बहुत बड़ा फार्म हाउस उसने चनाब के किनारे बनाया हुआ है, उसकी भी बहुत सी ज़मीन जो है वो भी कब्जे की है। क्या इन पे भी एक्शन होगा? आने वाला वक्त बताएगा। अगली दफ़ा तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।